which is Simple Learning, and today we will study class 7 history chapter named the Mughal Empire. Student, if you have not seen the previous chapter of your class 7 book history, then I have create a playlist in which every chapter I have given there, every chapter, every video, the chapter of every video, and you can see in the playlist, and there you can find all the videos I have made yet. So student, without further delay, let's get started. द मुगल एम्पायर. तो स्टूडेंट, जैसे कि मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इससे पहले हमने तुगलक डायनेस्टी वगैरह, आपने अलग अलग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा. इस वाले में हम पढ़ेंगे जो मुगल डायनेस्टी है, मुगल एम्पायर है, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे. The Mughal Empire was established by जाहिर-उद-दीन मोहम्मद बाबर. जो मुगल एम्पायर यानी कि जो मुगल साम्राज्य था वो स्थापित किया गया, एस्टेब्लिश किया गया किसके थ्रू, जाहिर-उद-दीन मोहम्मद बाबर के थ्रू. The Mughals are so called because of their Mongol ancestry. जो मुगल्स हैं उनको ऐसा इसलिए कहा जाता है, किसकी वजह से, उनकी मंगोल एंसेस्ट्री की वजह से, यानी कि जो उनके पूर्वज रहे होंगे वो मंगोल थे. बाबर वॉज द डिसेंडेंट ऑफ द मंगल रूलर. जो बाबर है वो वंशज थे मंगल रूलर के. चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड एंड अ डिसेंडेंट ऑफ तिमूर ऑन हिज फादर साइड. जो चंगेज खान है यानी कि मम्मी की तरफ से चंगेज खान, और डिसेंडेंट तैमूर के यानी कि वंशज तिमूर के अपने फादर की साइड से. जो मुगल डायनेस्टी थी वो कंटिन्यू रही, कब तक, दो या हाफ सेंचुरी तक, विद द ओनली ब्रेक बीइंग द रूल ऑफ शेरशाह सूरी. और तब तक जब तक कि जो शेरशाह सूरी का रूल है वो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, तब तक. बाबर इनहेरिटेड द स्मॉल एंसेस्ट्रल किंगडम ऑफ फरंगना इन सेंट्रल एशिया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इन 1494. जो बाबर है, अब उसके बाद जैसे होता है ना, राजगद्दी में वही बैठते हैं जो बेटे होते हैं ना राजा के, ठीक है, तो वो स्मॉल एंसेस्ट्रल किंगडम था उनका, यानी कि छोटा वंशज था. कौन सा, फरगना का, सेंट्रल एशिया में, और अपने पापा की डेथ के बाद 1494 में. इट वॉज हिज एम्बिशन टू ऑक्युपाई समरकंद. उनका जो एम्बिशन था, क्या ऑक्युपाई करना, समरकंद को, जो कैपिटल थी तिमूर की. विच ही सीज्ड ट्वाइस. उन्होंने इसको कितनी बार जब्त किया, यानी कि जीता 2 बार. But could not retain because of the hostility of Uzbek tribes. पर उसको बना नहीं पाए, क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि वहां कौन था, उज्बेक ट्राइब्स थे. Failing to regain his ancestral dominions, Babur moved eastwards and conquered Kabul in 1504. Failing to regain his ancestral dominions यानी कि फेल हो गए रिगेन करने में, यानी कि दोबारा गेन करने में, किसको, एंसेस्ट्रल डोमिनियन को, यानी कि जो उनकी इनहेरिटेड बोलते हैं ना, जो पावर, जब राजा बने होंगे वो, तो उसके बाद उनकी जो पावर थी उसमें उसको गेन करने में फेल हो गए. तो जो बाबर है वो किधर की तरफ मूव किए, ईस्ट वर्ड्स की तरफ, और उन्होंने काबुल को जीता 1504 में. Thus having established himself at Kabul, बाबर turned his eyes towards India. और ऐसे वो एस्टेब्लिश अपने को किया उन्होंने काबुल में, और जो बाबर है उसके बाद वो उन्होंने किधर की तरफ देखने लग गए, इंडिया की तरफ, यानी कि वो अब चाहते थे इंडिया की तरफ मूव करना. तो अभी हमने पढ़ा कि जो बाबर है उन्होंने धीरे धीरे शुरुआत कैसे की, और जो उनकी एंसेस्ट्री थी उसका नाम क्या था, और उन्होंने धीरे धीरे मूव ऑन कैसे किया. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया का जो जीता उन्होंने इंडिया को कैसे. कुछ रीजन है जो फोर्स करते हैं बाबर को इंडिया पे आक्रमण करने के लिए. बाबर वॉज आउटस्टेड फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल किंगडम ऑफ समरकंद एंड हैड नो अदर ऑप्शन बट टू मूव टुवर्ड्स इंडिया. जो बाबर है यानी कि जो उनकी एंसेस्ट्रल किंगडम की जो उनकी सत्ता वगैरह थी, ठीक है, तो उनको फोर्स किया गया वहां से मूव करने के लिए, यानी कि उनको वो नहीं मिली, मतलब उनसे लोग छीनना चाहते थे, कहाँ की, समरकंद की, और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था अब इंडिया की तरफ मूव करने का, क्योंकि वहां पे जो उनकी क्या थी, एंसेस्ट्रल किंगडम में जो उनकी जगह थी, पोजीशन थी, उसको क्या करना चाहते थे, सब हटाना चाहते थे उनको उस पोजीशन से. बाबर वॉज टेम्प्टेड बाय द फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया. अब जो बाबर है उनको लालच भी हो गया
जैसे कि इंडिया क्या थी, सोने की चिड़िया, यहाँ बहुत कुछ था, तो उनको यहाँ की वेल्थ ने भी क्या कर दिया, ललचा दिया, लालच आ गया उनपे। द टेरिटरीज अंडर बाबर्स कंट्रोल, दैट इज बदख्शान, कंधार and Kabul did not yield sufficient income to maintain his army। जो टेरिटरीज थी बाबर के कंट्रोल में, जैसे कि बदख्शान, कंधार और काबुल, वो उनका रिजल्ट ये नहीं आया कि वो सफिशिएंट इनकम कर पाए, ठीक है, ताकि उनकी जो आर्मी है वो मेंटेन रह पाए। क्योंकि पहले ऐसे तो होता था, जितना भी टैक्स वगैरह से क्या करते थे राजा, अपनी आर्मी को ही मेंटेन करते थे ना, ताकि कभी क्या हो जाए, वार वगैरह हो जाए तो उनके पास आर्मी भी रहे सफिशिएंट, और वो क्या कर पाए, किसी टेरिटरी को कंट्रोल कर पाए। तो जो टेरिटरीज थे बाबर के कंट्रोल में, ठीक है, उनपे सफिशिएंट इनकम नहीं थी अपनी आर्मी को मेंटेन करने की। बाबर फियर अटैक ऑन काबुल बाय द उज्बेक्स, और बाबर है उनको डर लगती थी कई बार कि जो काबुल है वो उज्बेक्स अटैक ना कर दे उस पे। एंड कंसिडर्ड इंडिया टू बी अ सेफ प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड अ सुटेबल बेस टू लॉन्च ऑपरेशंस अगेंस्ट द उज्बेक्स, और इंडिया को कंसिडर किया एक सेफ प्लेस रिफ्यूजी का, और एक सुटेबल बेस बनाया लॉन्च करने के लिए ऑपरेशंस को, किसके अगेंस्ट, उज्बेक्स, यानी कि वहां पे तो उनको खतरा था। अब उन्होंने ये देखा कि जो इंडिया है वो एक सेफ प्लेस है, रिफ्यूज का मतलब अपने को सेफ रखने का, और एक सुटेबल बेस बनाने का, नींव किसकी, ऑपरेशंस कर रहे हो किसके अगेंस्ट में, उज्बेक्स के अगेंस्ट में। On the eve of Babur's invasion of India, there was no powerful central authority in India and it was divided into a number of small states। और जब जो बाबर है उन्होंने आक्रमण किया इंडिया में, तो कोई भी पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी अब हमारे इंडिया में उस टाइम पे, और ये डिवाइड हो चुका था, हमारा जो इंडिया था वो डिवाइड था स्मॉल स्मॉल स्टेट में। These states were always at war with one another। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमेशा क्या होती है, जब यूनिटी होती है किसी एम्पायर में, या ठीक है, तो वहां क्या होता है, वो पावरफुल रहता है, और जैसे ही वो क्या हो जाए, डिक्लाइन फेज पे चले जाए, यानी कि उनमें क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टेरिटरीज, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट जब क्रिएट हो जाता है तो हमेशा डिसयूनाइट हो जाते हैं, उनमें एकता नहीं रहती है। तो जब ये स्टेट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड थे, जब ये इंडिया छोटे छोटे स्मॉल स्टेट में डिवाइड था, तो ये जो स्टेट थे हमेशा क्या रहते थे, एक दूसरे पे लड़ाई रहती थी इनके आपस में। इब्राहिम लोदी जो रूलर है दिल्ली के, वो चाहते थे एस्टेब्लिश करना एक लार्ज एम्पायर को। जो इब्राहिम लोदी है जो दिल्ली के रूलर है, वो चाहते थे एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना। But this was resented by the Afghan chiefs and the Rajputs। पर इसको किसने रखा, अफगान चीफ ने इसको रखा, और राजपूत ने भी। जो रूलर्स है पंजाब और बिहार के, वो एक दूसरे के अगेंस्ट में रिवोल्ट करते थे, विद्रोह करते थे, ठीक है। दौलत खान लोधी जो गवर्नर थे पंजाब, और आलम खां के, वो अंकल थे इब्राहिम लोदी के, उन्होंने इनवाइट किया बाबर को इन्वेट करने के लिए इंडिया में, और इब्राहिम लोदी को यहाँ से फेंकने के लिए, यानी कि यहाँ से भगाने के लिए, ठीक है। तो दौलत खान लोदी जो गवर्नर थे पंजाब, और जो आलम खां है जो अंकल थे इब्राहिम लोदी की, इन्होंने इन्वाइट किया, यानी कि इन दोनों का क्या था, यहाँ पे इन दोनों का क्या था, एक षड्यंत्र टाइप का था, कॉन्स्पिरेसी टाइप की थी। बाबर सॉ इन दिस इनविटेशन एंड एन अपॉर्चुनिटी टू कॉन्कर इंडिया। अब बाबर ने देखा कि ये जो मुझे इनविटेशन आ रहा है इन लोगों से, ये तो बहुत ही अच्छा क्या है, अपॉर्चुनिटी है मिल ले कॉन्कर करने की इंडिया को, क्योंकि वो पहले से ही चाहता था, अब तो उसको क्या मिल गया यहाँ पे, और अच्छा तरीके से इन्विटेशन मिल गया। एंड क्रॉस द इंडस एंड ऑक्युपाइड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब इन 1524। अब कहाँ चले गए वो, इंडस को क्रॉस किया उन्होंने, इंडस रिवर को, और ऑक्युपाइड कर दिया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पंजाब का 1524 में। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो ग्रेट मुगल्स हैं वो दे रखे हैं, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जिनका टाइम पीरियड 1526 से 1530 है, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो 1556 से 1605 है, और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो 1605 से 1627 तक है।
शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां जो 1627 से 1658 और मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब जो 1658 से 1707 तक। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ग्रेट मुगल्स है ना, उनका नाम और उनका टाइम पीरियड दे रखा है, आप इस टेबल से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, ये जो आपके पास टाइमलाइन दे रखी है, यहाँ पे आपको बता रखा है कि कौन किसके बाद आए और उनकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप इस चैप्टर में भी पढ़ोगे मुगल एम्पायर, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें हमें और भी अच्छे से पता चल जाएगा। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अदर मुगल्स। जो नेक्स्ट ईयर यानी कि दूसरे साल दौलत खान लोधी है, ठीक है, वो किसके अगेंस्ट हो गए? बाबर के अगेंस्ट हो गए। बाबर डिफीटेड हिम एंड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। अब देखो, इन्होंने इनको बुलाया और ये इनके अगेंस्ट हो गए थे। तो ये होता है हिस्ट्री में, ठीक है, ये होता है किसमें? पॉलिटी में, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो इश्यूज थे वो होने लग गए। जो बाबर है उन्होंने उनको भी डिफीट कर दिया, देखिए, और फिर दिल्ली की तरफ चले गए, यानी कि उधर की तरफ बढ़ गए। Thus a battle between him and Ibrahim Lodi, the ruler of Delhi, became inevitable। और इसलिए जो बैटल होनी थी इब्राहिम लोदी और उनके बीच में, ठीक है, जो रूलर थे दिल्ली के, ये एक इम्पोर्टेंट यानी कि होनी थी। They came face to face at the first battle of पानीपत in 1526। तो यहाँ पे जो बाबर है और इब्राहिम लोदी है, ठीक है, वो आमने सामने आए इस बैटल में, जिसको बोला गया बैटल ऑफ पानीपत। ये कब हुई? 1526 में। Babur defeated Ibrahim Lodi and followed up his victory by occupying Delhi and Agra and laid the foundations of the Mughal Empire with its capital at Agra। जो बाबर है उन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और उसके बाद जो विक्ट्री थी, ठीक है, यानी कि वो जीत गए और उन्होंने दिल्ली, आगरा को घेर लिया, यानी कि वो उनके कंट्रोल में आ गया और फाउंडेशन डाल दी मुगल एम्पायर की, जहां उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई आगरा को। तो यहाँ पे जो बाबर है उन्होंने दिल्ली और आगरा को यहाँ से शुरुआत की, इसको क्या किया? कॉन्क्यूर किया और फाउंडेशन डाल दी। यहाँ से होती है मुगल एम्पायर की फाउंडेशन शुरू, और जहां पे उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई आगरा को। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो मैप दे रखा है बाबर्स एम्पायर एडी 1530, यानी कि ये जो है ना इस कलर में, ये बाबर्स का एम्पायर, यानी कि ये देखो कितने सारे टेरिटरीज, यानी कि कितनी सारी थे उनके अंडर में। Babur defeated the Rajput confederation led by Rana Sanga of Chittor at the Battle of Khanwa in 1527। जो बाबर है उन्होंने डिफीट किया राजपूत को, और जो भी उनकी कॉन्फेडरेसी थी उनको, जिनको लीड किया, किसने किया इन राजपूत कॉन्फेडरेसी को? राणा सांगा ने चित्तौड़ में। और किस बैटल में? बैटल ऑफ खानवा में, जो 1527 में हुई। दिस विक्ट्री ब्रोक द पावर ऑफ द राजपूत। और ये जो विक्ट्री थी इसने राजपूत की पावर को तोड़ दिया। बाबर नेक्स्ट टर्न टू द अफगान चीफ्स ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड डिफीटेड देम एट द बैटल ऑफ घाघरा नियर पटना इन 1529। और जो बाबर है उसके बाद वो कहां चले? उसके बाद उन्होंने क्या किया? अफगान चीफ्स ऑफ बंगाल यानी कि इधर की तरफ सोचने लगे, और बिहार को भी, और डिफीट कर दिया उनको बैटल ऑफ घाघरा में, जो पटना के नजदीक हुई 1529 में। तो देखिए धीरे धीरे कैसे बैटल जीत रहे हैं कौन? बाबर। बाय 1530 Babur's empire in India extended from Punjab to the frontier of Bengal and from the Himalayas to Gwalior। और 1530 से पहले जो बाबर का एम्पायर था इंडिया में, वो फैल गया कहां से? पंजाब से, और कहां तक? फ्रंटियर ऑफ बंगाल तक, और हिमालय से ग्वालियर तक। तो ऐसे वो एक्सटेंड करते गए धीरे धीरे यहाँ से। बाबर was a born leader, a brave military general and a great scholar। जो बाबर है वो एक पैदाइशी लीडर थे। बॉर्न लीडर का मतलब जो पैदाइशी होते हैं लीडर, तो ये थे। ये एक ब्रेव मिलिट्री जनरल भी थे और बहुत बड़े स्कॉलर भी थे। He was master of both the Persian and Turkish languages। और वो मास्टर थे पर्शियन और टर्किश लैंग्वेज के भी। और जो उनकी ऑटोग्राफी है उसका नाम है तुजुक-ई बाबरी और बाबरनामा, ये इनकी ऑटोग्राफी है। तो ऑटोग्राफी यानी ऑटोबायोग्राफी मतलब जिसमें वो खुद लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी मतलब जो अपने आप लिखता है कोई, तो उसको टर्किश में लिखा। और ये एक बहुत ही बेस्ट ऑटोबायोग्राफी इसमें से एक है। It is an invaluable source of information on that period। और इससे जो सोर्स है हमें, यानी कि उस टाइम पर उन्होंने क्या क्या किया, तो वहां से हमें इंफॉर्मेशन उस पीरियड के बारे में पता चलती है।
बाबर वॉज अ म्यूजिशियन, कैलीग्राफिस्ट, थियोलॉजियन एंड ए पोएट। जो बाबर हैं वो यानी कि गायकार भी थे, कैलीग्राफिस्ट यानी कि जो क्या करते हैं, जो बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में क्या करते हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग जिनको आती है। थियोलॉजियन यानी कि जो एक स्कॉलर होते हैं किसके फील्ड में, जो ये हमारे धर्म वगैरह है, रिलीजन है ये, और पोएट भी थे। ही लव नेचर, उनको नेचर बहुत ही प्यारा था। लेड मैनी गार्डन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर, और उन्होंने बहुत ज्यादा गार्डन्स अलग अलग पार्ट में अपने एम्पायर में बनाए। बाबर डाइड इन 1530, वो कब उनकी डेथ हुई, 1530 में, और उनको बरीड किया गया गार्डन के नजदीक काबुल में। अब हम स्टूडेंट पढ़ेंगे जो रीजन थे बाबर के विक्ट्री के, यानी कि जो वो जीतते गए, जो उन्होंने कॉन्क्वेयर किए बहुत सारे टेरिटरीज को, उनका रीजन क्या था। The main factors which led to the conquest of India by Babur were the following. जो मेन फैक्टर थे जिन्होंने इंडिया को जीतने में, जो फैक्टर थे रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से जो बाबर है उन्होंने कॉन्किस्ट किया इंडिया को, ये क्या थे। बाबर वॉज ए बेटर मिलिट्री जनरल, बाबर एक बेटर मिलिट्री जनरल थे और डिप्लोमेट भी थे। किसके कंपैरिजन में इब्राहिम लोदी से ज्यादा अच्छे थे। एक बिगेस्ट कॉज जो बाबर की विक्ट्री का था वो था उनकी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, यानी कि वो जो पर्सनैलिटी थी उनकी, होते हैं ना कई लोगों की पर्सनैलिटी होती है हम इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही। He did not lose heart even in most critical times, और वो नहीं हार मानते थे कभी भी, बहुत ही जब उनके पास बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, यानी कि जहां पे बहुत ही टफ सिचुएशन आ जाती है, वहां पे भी वो हार नहीं मानते थे। He had the capacity to infuse spirit in the dead bodies with his lively speech, और उनकी कैपेसिटी थी इन्फ्यूज करने की स्पिरिट, यानी कि जो होता है ना डेड बॉडीज, यानी कि जो मरे हुए बॉडी होती है ना, उन पे भी वो उनकी कैपेसिटी थी, वो उन पे भी जान डाल देते थे, यानी कि उन पे भी आत्मा आ जाती थी। विद हिज लाइवली स्पीच, अपने बोलने से ही, तो देखिए उनकी कितनी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी थी। ही वाज फुली कन्वर्सेंट विद ऑल द टैक्टिक्स ऑफ वार, और वो जो इस जो आर्ट में थी ना, जो टैक्टिक्स होती है वार की ना, जो अलग अलग टैक्टिक्स होती हैं वार की, कि वार को जीतना कैसे, क्या करना चाहिए, तो वो इस पे क्या थे, उनको पूरा पता था। Babur introduced a new mode of warfare in India, that is a skilled combination of artillery and cavalry. जो बाबर है उन्होंने एक नया मोड वारफेयर का इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। एक तो थी स्किल कॉम्बिनेशन आर्टिलरी की, यानी कि जो भी क्या है आर्ट वगैरह से रिलेटेड, और कैवलरी यानी कि ये जो घोड़े से, यानी कि जो हॉर्स को यूज करके, ठीक है, और जो क्या होते हैं जो सैनिक होते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे मतलब वारफेयर में के टाइम पे क्या टैक्टिक्स वगैरह दी जाए। Although the use of gunpowder was known in India, but its use became common from the time of Babur. जैसे कि जो गन पाउडर का यूज था इंडिया में वो पहले से ही पता था, पर ये कॉमनली यूज होने लग गया बाबर के टाइम में। उन्होंने एम्प्लॉय किए 2 ऑटोमन मास्टर गनर्स, यानी कि रखे ये जो 2 ऑटोमन मास्टर गनर्स को रखे, जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा, अपनी आर्मी में। Babur's army was numerically inferior to that of Ibrahim Lodi, but he strengthened his position by using tact and diplomacy. जो बाबर की आर्मी है, ठीक है, वो न्यूमेरिकली इंफीरियर थी, यानी कि उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी इब्राहिम लोदी की थी, बट उन्होंने जो अपनी आर्मी है उसको उन्होंने कैसे उसको स्ट्रेंथ किया, यानी कि उसको क्या दी, शक्ति दी, पावर दी, ठीक है, अपनी टैक्ट यानी कि जो भी उनकी डिप्लोमेसी थी और जो भी उनके पास नए नए तरीके थे। He rested one wing of his army in the city of पानीपत, उन्होंने एक जो विंग था आर्मी का वो किधर की तरफ रखा, पानीपत सिटी में। Which had a, यहाँ पे एक पेज है बाबर नामा का, तो वो उसकी जो पिक है उससे ले रखी है, वो आपको दिखा रखी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जो बाबर है उन्होंने एक विंग अपनी आर्मी की पानीपत सिटी में रख दी थी, which had a large number of houses, जिसमें कि बहुत सारे क्या थे, हाउसेस थे। He placed the other behind a ditch filled with branches of trees and thus protected his army from the enemy. फिर उन्होंने क्या किया, दूसरी जगह क्या रखा, He placed the other behind a ditch field, और दूसरी उन्होंने कहाँ पे रखी, वहां पे गड्ढा था, ठीक है, ditch filled with, और उस गड्ढे को किससे भरा गया था, ब्रांचेस ऑफ ट्री से, और ऐसे करके उन्होंने अपनी आर्मी को प्रोटेक्ट किया एनिमी से। तो ये उनके पास क्या थी, टैक्टिक्स थी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको पेंटिंग दे रखी है जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को दिखाता है। बाबर मेड यूज ऑफ तुगलक स्ट्रेटेजी ऑफ वार इन विच ही पुट
together a large number of cars tied together with ropes to act as a defending wall. जो बाबर है उन्होंने यूज किया किसका, तुलुगमा स्ट्रेटेजी ऑफ वार का, जिसमें कि उन्होंने एक साथ रखे बहुत ज्यादा कार्ड्स, उनको बांधा किससे, रोप से यानी कि रस्सियों से, और इसने किसकी तरह वर्क किया, डिफेंडिंग वॉल यानी कि जो बचाती है वॉल, ठीक है, आर्मी को. बिटवीन टू कार्ड्स ही गॉट इरेक्टेड टेम्पररी फोर्टिफिकेशंस ऑन विच सोल्जर्स कुड रेस्ट देयर गन्स एंड फायर. और दो कार्ड के बीच में उन्होंने क्या लिखा, एक टेम्पररी फोर्टिफिकेशन यानी कि थोड़ा ऊंचा ऊंचा जो होता है किला टाइप का बनाया, और जहां पे सोल्जर रख सकते थे अपनी गन और फायर को. इब्राहिम लोदी के पास कोई भी आइडिया नहीं था इस वारफेयर का, यानी कि उनके पास कोई भी आइडिया नहीं था इस काइंड के वारफेयर का, यानी कि इस काइंड की तरकीब का. इब्राहिम लोदी मेड यूज ऑफ एलिफेंट्स इन द वारफेयर. इब्राहिम लोदी ने यूज किया एलिफेंट को भी किसमें, वारफेयर में. However, compared to these elephants, horses of Mughal cavalry were more active. और जो किसके कंपैरिजन में, एलिफेंट के कंपैरिजन में जो हॉर्स थे मुगल कैवलरी के वो ज्यादा एक्टिव थे. Often elephants wounded in battle used to run back, trampling their own army men under their feet. और जो एलिफेंट्स हैं वो भी घायल हो गए इस बैटल में, और उन्होंने क्या यूज किया, किधर जाने के लिए, टू रन बैक ट्रैम्पलिंग देयर ओन आर्मी मैन अंडर देयर फीट. और जो इस बैटल में घायल हो चुके थे ना जो आर्मी, वो कांपते हुए कहाँ चले गए, अपने पैरों के बल बोलते हैं ना, भाग भाग के, तो वापस मुड़ गए. ठीक है. बाबर्स आर्मी वॉज बेटर डिसिप्लिन देन इब्राहिम लोदीज आर्मी. जो बाबर की आर्मी थी वो ज्यादा डिसिप्लिन थी इब्राहिम लोदी के आर्मी से. हिज सोल्जर्स न्यू व्हेन टू चार्ज एंड व्हेन टू रिट्रीट. उनके सोल्जर्स को पता था कि कहाँ पे हमें चार्ज होना, कहाँ पे हमें क्या होना है, आराम करना है थोड़ा. ऑन द अदर हैंड Ibrahim Lodi's soldiers moved more or less like a crowd, and little charge from the enemy side was enough to cause confusion among them. और दूसरी तरफ जो इब्राहिम लोदी के सोल्जर थे, ठीक है, वो कैसे मूव कर रहे थे, ज्यादा या कम में मूव कर रहे थे, क्राउड में यानी कि भीड़ में, और एनिमी साइड से पूरे तरीके से थोड़े ही चार्ज हो रहे थे. ठीक है, इतना नहीं था उनको अवेयर, मतलब एक तरफ से क्या होना चाहिए, क्या होना, एक तरफ से क्या होना है, उनके उसमें अटेंटिव नहीं थे. was enough to cause confusion among them. और यही काफी था उनके बीच में कंफ्यूजन करने के लिए. Their vast numbers were more a source of weakness than a source of strength. ज्यादा तो थे वो नंबर में, कौन, इब्राहिम लोदी के सैनिक, पर उनपे जो वीकनेस थी उन पे स्ट्रेंथ नहीं थी. आर्मी में तो ज्यादा दिखी जाती है ना, अगर आपके पास कम हो आर्मी, यानी कि जब भी वार में क्या होता है स्टूडेंट, जो आर्मी है वो मेन रोल कैसे प्ले करती है, अगर वो आर्मी को अच्छी तरीके से क्या दिए जाए, टैक्टिक्स दिए जाए वगैरह, ठीक है, और उनको अच्छी तरीके से क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए और सिखाया जाए, तो अगर भले ही आर्मी की स्ट्रेंथ कम हो, ठीक है, और उनको अच्छी तरीके से पता हो कि वो जानते हो कि जो एनिमी की आर्मी है उसके साथ हमें टैकल कैसे करना है, तो यहीं पे क्या हो जाते हैं, वहां उनकी शुरुआत हो जाती है जीतने की. तो यहाँ पे भी वही था, भले वो वास्ट में थे यानी कि ज्यादा नंबर में थे, पर उनकी जो सोर्स का वीकनेस था वो ज्यादा था. ज्यादा होने की वजह से वीकनेस का सोर्स भी ज्यादा है, उन पे स्ट्रेंथ नहीं थी. डिसयूनाइटी अमंग द इंडियन रूलर्स वाज अनदर कॉज दैट लेड टू इब्राहिम लोदीज डिफीट. और उनके बीच में क्या थी, इंडियन रूलर्स के बीच में डिसयूनिटी थी, यानी कि एकता नहीं थी. ठीक है, ये एक दूसरा कॉज था इब्राहिम लोदी की हार का. They could not visualize any eventuality beyond the borders of their own kingdoms and could not stand united to face a threat on India from outside. और वो देख नहीं पाए, ठीक है, उस फैक्टर से नीचे नहीं देख पाए जो बॉर्डर्स थी उनके अपने किंगडम की, और खड़े भी नहीं रह पाए, यानी कि एकता नहीं थी उनमें, ताकि वो जो ऐसी प्रॉब्लम है उसको, जो इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम है उसको बाहर वालों से बचा सके, यानी कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. बाबर डिफीटेड देम वन बाय वन. तो बाबर ने उनको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया. कैप्चर देयर किंगडम, उनके किंगडम को कैप्चर कर दिया, और फिर बिकेम देयर ओवरलोड. ओवरलोड का मतलब यानी कि उनके क्या हो गए, राजा बन गए. तो स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी ना, एक तो क्या थी, उनमें यूनिटी भी नहीं थी, और वो देख नहीं पाते थे अपने किंगडम का बॉर्डर है उससे नीचे वो देख भी नहीं सके. और उसके बाद जो भी ये प्रॉब्लम थी उसमें भी वो यूनिटी नहीं रही उनमें, कि कोई भी बाहर से अटैक आ जाए तो उनको यूनिटी बना के रखनी है, वो भी नहीं था. जो अफगान थे वो हाउस था, जो डिवाइड था अपने ही में, जो अफगान थे वो हाउस थे जो अपने में डिवाइड थे.
सुल्तान इब्राहिम्स ट्रीटमेंट टुवर्ड्स हिज अमीर्स वाज मोस्ट डिसकॉर्टियस, और जो इनका ट्रीटमेंट था अमीर्स की तरफ यानी कि उनकी उनकी टुवर्ड्स उनकी तरफ बहुत ही डिस्कॉर्टियस था और इंसल्टिंग भी था. The proud Afghan nobles who were highly respected by Ibrahim's father and grandfather were made to stand in his दरबार in humble posture. जो प्राउड थे अफगान नोबल्स के, जिनको रिस्पेक्ट दी जाती थी इब्राहिम के फादर के थ्रू और ग्रैंडफादर के थ्रू, उनको कैसे बनाया गया उस दरबार में? हम्बल पोस्चर में. He also declared that kingship knew no kinship, और जो इब्राहिम लोधी उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो किंगशिप है यानी कि जो राजा है, ठीक है, उसको ज्यादा रिलेशनशिप नहीं पता रहते, उसको रिलेशनशिप वगैरह यानी कि उसकी फैमिली के रिलेशन यानी कि उसके जो क्लोजर होंगे उनसे उसको क्या है, कोई मतलब नहीं है. Hence the Amirs went against him, इसलिए जो आमिर्स थे, ठीक है, जिनको उसने कैसा किया अपनी कोर्ट में, इंसल्टिंग किया, ठीक है, और जिनको जो इब्राहिम के फादर और ग्रैंडफादर थे ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, तो उसने उनको उतनी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं दी. उसने बोला जो किंगशिप है वो कुछ नहीं जानता इन चीजों में. इसलिए जो आमिर थे वो उसके अगेंस्ट चले गए, उनको बात सही नहीं लगी. Ibrahim Lodi was an inefficient general who could neither properly organize his forces nor plan the battle well. जो इब्राहिम लोदी है वो एक इनएफिशिएंट जनरल थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी फोर्सेस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया और अपनी बैटल को भी ढंग से प्लान नहीं किया. बाबर himself remarked that Ibrahim was an inexperienced young man, careless in his movements, who marched without order, halted or retired without plan and engaged in the battle without foresight. और जो बाबर है उन्होंने himself remark यानी कि ये बताया, ठीक है, खुद ये बोला कि जो इब्राहिम है वो एक इनएक्सपीरियंट यंग मैन है, यानी कि उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इनएक्सपीरियंस्ड है वो, ठीक है, और केयरलेस है, जो भी वो मूवमेंट चलाते हैं वो उसमें क्या है, ध्यान नहीं देते. और जो बैटल करने के लिए यानी कि मार्च का मतलब बढ़ना, विदाउट ऑर्डर यानी कि उनके पास कोई भी क्या नहीं रहती, प्लानिंग नहीं रहती, ठीक से उनकी जो आर्मी है वो क्या नहीं है, सही से ट्रेनिंग नहीं है उनकी. हॉल्टेड और रिटायर्ड विदाउट प्लान, और जो रुके रहते हैं रिटायर्ड भी हो जाएंगे बिना किसी प्लान के, और इंगेज हो जाते हैं बैटल में बिना उस बैटल को दूर तक उसके जो रिजल्ट है उसको जाने हुए, ठीक है. इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर ए ब्रिलियंट जनरल लाइक बाबर टू डिफीट सच एन इनएफिशिएंट राइवल, और ये डिफिकल्ट नहीं था किसके लिए, बाबर जैसे ब्रिलियंट जनरल के लिए, कि ऐसे इनएफिशिएंट राइवल को डिफीट करना. तो स्टूडेंट हम जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप आपको ये जो मुगल एम्पायर यानी कि जो हमने आज पढ़ा बाबर के बारे में, कैसे उन्होंने क्या की टैक्टिक्स, कैसे उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन किया, ये हमने आज इस वीडियो में पढ़ा, और हुमायूं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट, इफ यू रियली अंडरस्टूड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू press the like button, and don't forget to subscribe my channel if you are new subscriber, and don't forget to share to your friends. Thanks for watching.